स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने एक पोएम पढ़ी थी, क्या किसी को याद है? सिर्फ एक बच्चा कोई बताए। हाँ बताइए जानवी, हमने कौन सी पोएम पढ़ी थी? कविता कौन सी पढ़ी थी हमने पिछली बार? जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जी जी, तो आपने प्यार से बोलना सीख लिया ही होगा। तो हमारा अभी हम अगला लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग जो है आप लोगों को घर बैठे बैठे बहुत ही कोशिशों के साथ में आपके जो है अलग अलग विषय हैं उसके बारे में आपको घर बैठे बैठे पूरी मालूमात दे रहे हैं। आप लोग बहुत लकी हो, बहुत ही नसीब वाले हो। मैं जरीना अब्दुल रहमान परकार, कस्तूरबा क्रॉस रोड स्कूल की टीचर, आपके लिए कुछ कोशिश करके लेकर आई हूँ। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और जैसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी आप लोग जवाब देंगे। आज हमारा घटक है मेरे रजा साहब। मेरे रजा साहब, ये हमारा आज का घटक है, आपका पाठ है, ये 7वां पाठ है आपकी किताब का। तो चलिए देखते हैं मेरे रजा साहब। ये पाठ जो है वो लिखा हुआ है, कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं है, असल में वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वो बहुत ही अच्छी एक आर्टिस्ट है, ड्राइंग आर्टिस्ट है, ड्राइंग बनाती हैं वो। तो यहाँ पर जो है वो मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। उनका जन्म हुआ है सन 1958, जयपुर राजस्थान से है ये। उनका नाम सुजाता बजाज जी हैं, एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती हैं। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई दे पड़ती है। अपनी अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। तो इतनी अच्छी कलाकार जो है, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आप बता सकते हैं ये आकृति किस चीज की है? आपको कौन सी चीज की याद दिला रही है ये आकृति? ये जो पेंटिंग्स यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये आपको किस चीज की पेंटिंग? और उनकी सुजाता जी जो है, ये सुजाता जी दिखाई दे रही है, इनके भी हाथ में देखो एक पेंटिंग है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि ज्यादातर उन्होंने कौन सी आकृति की तरफ उनका जो ध्यान गया हुआ है, बता सकते हैं आप? बोलिए जानवी। हेलो जानवी, बोलिए। गणेश जी की। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गणेश जी की आकृति है। उनका जो है वो सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पूरी पुस्तक लिखी हुई है। पूरी पुस्तक जो है वो उनकी प्रकाशित हो चुकी है, मार्केट में अवेलेबल है। तो आप लोग अगर चाहो तो आपकी अगर स्कूल की लाइब्रेरी में अवेलेबल हो तो वहां से आप देख सकते हो, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो और इसकी जानकारी आप अधिक से अधिक ले सकते हो। तो आप लोगों को सुजाता जी का परिचय हो ही गया होगा कि सुजाता जी जो हैं वो गणेश जी की तरफ उनका ध्यान ज्यादा है। अब सुजाता जी जो हैं उनके भी कोई गुरु होंगे ना, जिन्होंने उनको चित्र बनाने के लिए सिखाया होगा। तो देखिए, जैसे माँ बाप की दुनिया में बहुत ज्यादा कीमत होती है, उसके बाद में आते हैं उनके गुरु। क्योंकि हमको जो जिंदगी में कुछ बनाता है तो वो दुनिया में लाने वाले हमारे माँ बाप होते हैं, और फिर हमको एक बहुत ही अच्छी
संस्कृति और वो सारी चीज़ें जो दुनिया में हमको समझनी चाहिए, ये हमारे गुरु बताते हैं। तो सुजाता जी के भी गुरु थे। उनका जो गुरु है, उनके गुरु जो थे, उनका नाम था सैयद हैदर रजा। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये उनके गुरु हैं, सैयद हैदर रजा। ये नाम आपको पाठ के आखिर तक याद रखना है, सैयद हैदर रजा, SH रजा इनका शॉर्ट फॉर्म था। ये बहुत बड़े कलाकार, पेंटर थे। इन्होंने सुजाता जी की पेंटिंग देखने के बाद बहुत ही उनसे प्रभावित हुए थे और उन्होंने उनको अपने साथ में काम करने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया था। प्रस्तुत पाठ में, जो अभी हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण यानी यादें। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म संभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। अब उनकी जो खासियतें हैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है। उनकी क्या क्या खासियतें हैं, सैयद रजा साहब की खासियतें क्या है कि वो सर्वधर्म समभाव, फिर वो मानव मात्र से प्रेम करते थे, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे और उनकी जिज्ञासा वृत्ति जो है और उनकी कृतियों के प्रति लगाव, ये सब जो चीजें थी, वो जो भी यंग कलाकार, जो भी एकदम नए नए कलाकार बन के आते थे, उनको वो बहुत ही ज्यादा साथ देते थे। तो उनकी जो खासियतें हैं यहाँ पे, जो यहाँ दर्शाई हुई है, ये भी आपको याद रखनी है। ये सारी खासियतें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सैयद रजा साहब के चित्र को भी आप याद रखेंगे, जो आपके पाठ में नहीं बताया हुआ है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो हमारा पाठ शुरू करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपका पाठ। मेरे रजा साहब। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार से लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश जी को भी पूछते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो यहाँ पर इतना पढ़ने बाद में आप लोगों को बहुत सारी कुछ शब्द जो है यहाँ पर आए हुए हैं, ये मैं आप लोगों को खास तौर पे बताना चाहूंगी। पहले हम ये पैराग्राफ देखते हैं कि 23 जुलाई की सुबह में क्या हुआ था। रजा साहब जो है, उनकी नहीं रहने की खबर आई थी
अब रजा साहब नहीं रहे, ये जो वर्ड है नहीं रहे, इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मानस पटल, मानस पटल यानी होता है कि मानस पटल पर कहाँ होगा, यादों की कतार कहाँ लगती है, हमारे दिमाग में। सो मानस पटल यानी हमारे दिमाग में, मानस पटल पर यानी हमारे स्मरण में, हमारी मेमोरी में, हमारी यादों में। तो यादों की एक कतार सी लग गई। कतार सी लग जाना यानी यादें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसी जितनी भी उनके पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में जितनी भी यादें हैं, वो एक के बाद एक लाइन से याद आ जाना, उसको कहा जाता है कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है कि मैं दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर, अब ये व्हील चेयर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, शायद आप लोगों को फिल्मों में या एडवर्टाइज में या कहीं अपने आसपास में आपने जरूर देखा होगा व्हील चेयर कैसी होती है वो, ठीक है। पर मेरे प्रदर्शनी के उद्घाटन पर उद्घाटन के अवसर पर आज आए उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। अब ये जो अनहोनी सी हुई, होनी अनहोनी, आप लोगों ने सीरियल भी कुछ देखे होंगे ऐसे टीवी पर आते हुए। तो अनहोनी होना यानी कुछ अलग चीज हो जाना जिसकी हमको अपेक्षा नहीं होती है, अचानक से कुछ ऐसी बात हो जाना जिसकी हमको अपेक्षा नहीं होती है। तो उस रात राजा साहब जो है वो सपने में आए। अनहोनी क्या हुई उनके कि वो सपने में आए, उनको उठाया और उनसे जो है वो बातें की और बहुत सारी शुभकामनाएं दी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में उन्होंने सपने में ही सुजाता जी को ये कहा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैं जाने वाला हूँ। तो जाने वाला हूँ यानी भी इसका मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान, मृत्यु उसकी होने वाली होती है और उसको पहले से ही कोई भास हो जाता है, उसको पता लग जाता है, तो वो अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से कह देता है कि आप लोग मुझसे मिलने आ जाओ, मैं शायद जाने वाला हूँ, यानी शायद मेरी मृत्यु होने वाली है। तो ये सुजाता जी भी समझ गई थी और उनको बहुत ही डर सा लग गया और वो फौरन वहां से निकल गई, उनसे मिलने के लिए पहुंच गई अस्पताल में। अस्पताल में जाने के बाद में उन्होंने देखा कि वो शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह लेटे हुए रहना यानी आप लोगों को ने सुना ही होगा कि इंसान जो है वो एकदम बेहोश रहता है या कोमा में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है शून्य की तरह। शून्य की तरह यानी बिल्कुल बेसुध, बेहोश, जो हमको देखने के बाद में न पहचाने न कुछ हो, उसको कहा जाता है शून्य की तरह। बिल्कुल शून्य की तरह लेटे हुए थे। तो सुजाता जी ने उनके हाथों को छुआ और देखा तो उनकी सिर्फ सांसें चल रही थी। अब ये इस पैराग्राफ में जो स्थिति थी वो बताया हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में बताया हुआ है, रजा साहब जो है वो सर्वधर्म जो है वो हम अपनी जात से जो थे वो मुसलमान थे, लेकिन वो सब धर्मों को जो है वो मानते थे और सारे धर्मों की जो है वो उपासना करते थे, हिंदू धर्म की भी, ईसाई धर्म की भी। तो यहाँ पर कितने धर्मों के नाम आए हुए हैं आपके पाठ में, ये आपको याद रखना है। हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान धर्म है। तो वो सारी चीजों को अपने साथ में रखते थे। जैसे कि मूर्ति है, गणपति जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति, क्रॉस है, क्रिश्चियन लोगों में क्रॉस होता है, उनकी क्रिश्चियन की लोगों की, ईसाई लोगों की बाइबल होती है, फिर हिंदुओं की गीता होती है, मुसलमानों का कुरान होता है। तो ये सारे शब्दों को आपको याद रखना है। तो इसी के साथ में वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए थे, भले वो पेरिस में थे लेकिन वो हिंदुस्तान में जुड़े हुए थे। इसलिए गांधी जी की जो है वो आत्मकथा के बारे में भारत में लाई हुई उनकी जो किताब थी वो भी उनके पास में थी। उसके साथ में उनको और भी दूसरी चीजों का बहुत शौक था, जैसे कि मोगरे के फूल थे,
मोगरे के फूल थे। अभिषेक जी, आपको क्या कुछ पूछना है? अभिषेक, तो मोगरे के फूल, देखो हर एक बंदे को कोई ना कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, तो उनको जो है वो मोगरे के फूल जो थे वो बहुत पसंद थे, तो उसकी माला भी उनके यहाँ पे रखी हुई थी और उनकी माँ की तस्वीर थी जो अपनी माँ को बहुत मानते थे। तो इतना पैराग्राफ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम अब, अगर आ गया है तो आप सिर्फ जो है वो थंब करेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ेंगे। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रजा हैं। अब S.H. रजा, मैंने पहले ही आपको उनकी परिचय में बताया था कि S.H. रजा, उनका नाम आप लोग याद रखेंगे, उनका नाम है सैयद हैदर रजा। S से सैयद, H से हैदर एंड रजा उनका जो है वो नाम है पूरा। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। मैं तुरंत खड़े हो गई वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। सब कुछ जो भी काम करते थे, सब कुछ काम जो है वो तन्मयता और लगन के साथ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़ी करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। तो अब इस पैराग्राफ में हम देखते हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है। आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकारों के जो है वो प्रदर्शनी लगाई जाती है और वहीं पे बाजू में आर्ट कॉलेज भी है। तो प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो H.S. रजा है, यानी सैयद हैदर रजा है। जब ये सुजाता जी ने सुना वहां पर तो वो एकदम सावधान हो गई। सावधान होना यानी एकदम अलर्ट हो जाना, कान खड़े हो जाना, सावधान हो जाना यानी एकदम तैयार हो जाना सुनने के बाद में किसी बात के लिए, उसको बोला जाता है। क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। सूची यानी लिस्ट, जो हम लिस्ट बनाते हैं ना कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, इससे मुझे मिलना है, उसकी लिस्ट हम बनाते हैं, उसको बोला जाता है सूची। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने काफी इंटरव्यू देखे होंगे टीवी वगैरह पर, सत्यमेव जयते वगैरह जैसे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें लोगों को बुलाया जाता है ना। तो उसको बोला जाता है इंटरव्यू, किसी को बुलाकर उससे उसके बारे में पूछना, बातें करना। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। पेंटिंग तो आपको पता ही होगी, पेंटिंग किसे कहते हैं। वो
वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो काम देखना यानी होता है कि जो भी आपने पेंटिंग की है, जो कुछ भी किया है वो देखना। अब वो इन दोनों की बहुत सारी बातें हुई। बातें होने के बाद में उन्होंने बोला मेरा काम तो पूना में है। ये सब चीजें बताने के बाद में सुजाता जी का काम वो देखने के लिए उसी वक्त तैयार हो गए। उसके साथ में जब उन्होंने कहा कि वो पूना में है उनकी पेंटिंग, तो भी उन्होंने ये नहीं कहा अरे अभी पूना में कैसे जाएंगे इतने दूर। उन्होंने बोला तुरंत चलो पूना हम जाते हैं, और वहीं से फौरन टैक्सी ले ली उन्होंने ताज होटल के सामने से और पुणे के लिए निकल पड़े। और उनका काम देखने के बाद में उन्होंने तुरंत कहा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो भविष्य उज्जवल होना यानी किसी का भी आगे चलने के बाद में बहुत ही तरक्की होना, प्रोग्रेस होना, और उसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने वाली होगी, दुनिया में उसका नाम होने वाला होगा। तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। जैसे बच्चों अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो उसको उसके जो घर के लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं या उनका टीचर सबसे पहले बोलता है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तो छोटे से छोटी बात भी उनके लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती थी। तो ऐसे ही लोग जो है वो आगे तरक्की करते हैं। आप लोग भी बच्चों याद रखना कि छोटी छोटी बातों को भी आप जाने नहीं देना, दरगुजर नहीं करना, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। कौन सी बात का कितना महत्व है ये आपको देखना है। तो वो छोटी छोटी बातों को भी बड़ी तन्मयता तन्मयता और लगन, तन्मयता और लगन यानी बहुत ही उत्साह। कोई भी चीज को हम बहुत दिल से करते हैं ना, जब एकदम उत्साह से लगन से जब करते हैं ना, तो उसको बोला जाता है तन्मयता और लगन। तो उसके साथ में करते थे। तो जब आर्टिस्ट थे तो पेंटिंग ही खाली उत्साह और लगन से नहीं करते थे, बल्कि वो क्या करते थे उसके साथ में, जब वो कहीं जाने लगते थे, तो हमको कहीं बाहर जाना होता है तो हम पैकिंग करते हैं ना, तो वो पैकिंग भी जो है वो बहुत ही करीने से करते थे। करीने से यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक। कौन सी चीज, बड़ी चीज नीचे रखनी है, छोटी रखनी है, ऐसा रखते हैं ना, उसको बोलते हैं करीने से। तो वो पैकिंग भी जो है बहुत ही करीने से करते थे और किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। आप लोगों को मालूम होगा कि जब कोई बंदा बहुत ही अच्छे से, आपको भी आदत होगी किसी को, कि जब कोई काम आप लोग बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करते हो तो ऐसा लगता है ना कि ये चीज मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, तो आप उसमें ना किसी को आने नहीं देते होंगे, बोलते होंगे हाँ 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 एक मिनट मैं कर देता हूँ, मैं कर लूंगा, ऐसे बोलते होंगे। तो वैसे ही रजा साहब भी जो है वो उनके पैकिंग करते वक्त में जरा भी किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे, क्योंकि वो इतने करीने से करते थे। और ये ऐसा बोला करते थे वो कि मैं पैकिंग इस तरह से कर रहा हूँ जैसे कि कोई लड़की ब्याह कर उसके ससुराल में जाती है तो उसकी पैकिंग कैसे की जाती है, उसमें हर एक चीज रखी जाती है, कोई चीज भूलनी नहीं चाहिए, है ना। कोई अगर उसमें बीच में आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होने के बाद में कोई भी चीज भूल जा सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से, इसी वजह से वो किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते थे और पूरी पैकिंग इस तरह से करते थे कि जैसे लड़की कोई ससुराल में ब्याह के जा रही है। सिर्फ पैकिंग में ही नहीं, बल्कि वो किसी से बात करते थे या कुछ लिखते थे, हाँ, तो उस वक्त में भी जो हमने पिछले कविता में देखा था ना कि जब हम कोई बात करें तो बहुत सोच समझ के करें, है ना, हमको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी रजा साहब ने अपनी आदतों में ये चीज शामिल कर ली थी। वो कोई भी चीज लिखते थे तो बोलते भी थे, तब वो क्या करते थे, नाप तोल कर जो है वो करते थे पैकिंग। नाप तोल कर करना यानी बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से कोई भी काम करना, उसको बोला जाता है नाप तोल कर करना। यानी सामने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरे शब्द उसके मायने क्या होंगे, ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना सुनना, उसको बोला जाता है नाप तोल कर। तो नाप तोल कर करते थे। फूल उनको बहुत पसंद थे, ये तो आप लोगों ने पिछले पैराग्राफ में देखा ही होगा कि पेरिस में वो थे तो इतनी सारी चीजों के साथ में उनके मोगरे के फूल की जो है वो माला रखी हुई थी। तो मोगरे के फूल की माला जो रखी हुई थी, क्योंकि उनके
फूल जो थे वो उनको बहुत ही पसंद थे। मोगरे का फूल बहुत अच्छी खुशबू देता है। आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है 22 अक्टूबर सन 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। सुजाता जी, राजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता जी की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह तो सुजाता जी जो है नहीं आई थी, तो वो डटे रहे, स्टेशन पर डटे रहे। यानी ऐसा नहीं कि ट्रेन आ गई तो चलो मैं चढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने सुजाता जी का इंतजार किया। डटे रहना यानी वहीं पर जमे रहना, खड़े रहना। और उन्होंने सुजाता जी को जो है वो हॉस्टल में छोड़कर ही वो वहां से गए। जब सुजाता जी एक बार बीमार हो गई थी, ये दूसरे उनके जीवन की जो है ये कहानी है कि जब वो बीमार हो गई थी तो कमरे में वो पड़ी हुई थी। रात को 11 बजे हुए थे, फिर भी रजा साहब जो है वो उनके लिए दवाई और भारतीय रेस्टोरेंट की जो खाना है वो लेकर जो है वो वहां पर पहुंच गए। और फिर उनके घर वालों को भी फोन करके बताया कि आप लोग जो है वो सुजाता जी की चिंता ना करें, मैं पेरिस में उनका ध्यान रख रहा हूँ। हर बार जो मतलब उन लोग पेंटिंग बनाते थे, दोनों भी आर्टिस्ट थे, दोनों भी कलाकार थे। तो जब भी वो एक पेंटिंग बनाते थे तो एक दूसरे को वो बताते थे। तो बताने के बाद में जो है वो एक दूसरे की ईमानदारी से समालोचक, वो एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे, यानी ईमानदारी से एक दूसरे की टीका करते थे। यानी एक पेंटिंग में अगर कोई बुरी बात है तो वो एक दूसरे को तुरंत बता देते थे, या पेंटिंग में कोई अच्छी बात है तो वो भी एक दूसरे को बता देते थे। तो समालोचक होना यानी हम एक दूसरे की जो भी अच्छी या बुरी बातें हैं वो बताना। ऐसा नहीं कि मुंह पर हम सब अच्छी अच्छी बातें ही बोले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के बहुत अच्छे मित्र हो तो आप उसकी अच्छाइयों को भी बताओ और आप उसकी बुराइयों को भी बताओ, तो ही आप बहुत अच्छे समालोचक हो जाओगे। तो वो बहुत ही एक दूसरे के अच्छे ईमानदार समालोचक थे। अब यहाँ पर उनकी प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ हुई थी ये भी आप लोगों को याद रखना है। लंदन है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है। यहाँ अलग अलग जगह पर उनकी जो है वो पेंटिंग की प्रदर्शनियां उन्होंने लगाई थी। फिर प्रदर्शनियां लगाते वक्त में आपस में कभी भी उनका कोई विवाद नहीं होता था। विवाद यानी झगड़ा वगैरह कुछ होता नहीं था। वो
बहुत ही स्नेह से अपने जो है वो अपनेपन के कारण एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। तो यहाँ तक कि आप लोगों को ध्यान में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले इसमें हम देखते हैं कि हिंदी उर्दू हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। हिंदी और उर्दू तकरीबन एक जैसी ही होती है, सिर्फ लिखाई में जो है वो फर्क होता है और कुछ शब्दों का फर्क होता है। तो हिंदी और उर्दू तो उनकी बहुत अच्छी ही थी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल, वो पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास। हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बातें करते। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषाओं के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ये सारी भाषाओं के बारे में आपको याद रखना है कि पाठ में कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया है। हिंदी है, उर्दू है, ये उनको बहुत ही अच्छे से तो आती ही थी। अब वो पेरिस में चले गए थे, तो वहां पर जाने के बाद उन्हें अंग्रेजी और फ्रांसी भाषा भी अच्छे से आती थी। अब उनकी दिलचस्पियां किसमें थी? ऐसा नहीं कि वो पेंटिंग करते थे तो सिर्फ ड्राइंग में ही उनको इंटरेस्ट हो, सिर्फ ड्राइंग ही करते रहेंगे हरदम, ऐसा नहीं है। उनको कविताएं भी बहुत पसंद थी, कविताओं से भी बहुत प्यार था। फिर शेर शायरी करते हैं ना, शेर व शायरी, फिर गजल, जैसे हमने पिछली बार गजल पढ़ी थी ना, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, तो वैसी गजलें बहुत सारी हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पिछले बार जवाब दिया था कि जो गजल गायकार कौन कौन है हमारे हिंदुस्तान के। और पुराने हिंदी फिल्मी गाने, वो भी उनको बहुत ज्यादा पसंद थे। इसके लिए वो क्या करते थे, एक डायरी रखते थे अपने पास, और जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें उनकी नजरों के सामने, उनके कानों से वो सुनते थे, उनकी आंखों से वो देखते थे, जो उनको अच्छी लगती थी, वो सब कुछ उस डायरी में वो लिख दिया करते थे। जो सुजाता बजाज जी है ना, उनकी बेटी जो थी उसका नाम था हेलेना। वो पेरिस में रहने के बावजूद भी बहुत ही खूबसूरत हिंदी बोलती थी। तो रजा साहब को उसका हिंदी बोलना बहुत ही अच्छा लगता था, उस पर गर्व होता था कि बच्चा जो है वो पेरिस में रह रहा है फिर भी हिंदी बात कर रहा है, इतनी अच्छी हिंदी बात कर रहा है। तो रजा साहब उसके साथ में जो है वो शुद्ध हिंदी में बात किया करते थे। अब उनका दूसरा शौक था, उनको बहुत अच्छा खाना खाना पसंद था। बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने उनको पसंद थे, जैसे कि बिरयानी है, पुलाव है, तो ये अच्छे अच्छे पकवान जो है वो उनको खाने बहुत पसंद थे। लेकिन दाल चावल की बात तो कुछ और ही होती है। तो रजा साहब को भी दाल चावल है, रोटी आलू की सब्जी है, उसमें उनकी जो है वो जान अटकी हुई रहती थी। तो जान अटकी हुई रहना यानी कोई चीज जो है वो बहुत भा जाना, जान अटकी हुई रहना यानी कोई चीज बहुत भा जाना, तो उनकी उसमें जैसे जान अटकी रहती थी। सुजाता जी जो है वो हफ्ते में भारतीय शाकाहारी खाना जो है वो उनको बनाकर भेज दिया करती थी।
वो भी खाते थे और उनके जो फ्रांसीसी दोस्त थे वो लोग भी वो चीज़ें खा लेते थे। अब रजा साहब जो है वो अपने रजा साहब जब उनका देहांत हो गया तो वो खबर देने के लिए सुजाता जी जब उनके फ्रांसीसी दोस्तों के वहाँ पर गई तो उन्होंने देखा कि उनके घर की दीवारों पर रजा साहब की बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है। तो वही वो बता रही है कि दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां यानी काम, तो वो सब जो है वो कृतियां यानी रजा साहब के काम, यानी रजा साहब के काम क्या थे कि उनकी पेंटिंग थी, उनकी बनाई हुई बहुत सारी पेंटिंग्स थी, वो सुजाता जी को देखने का मौका मिला। वो हमेशा कहती थी मतलब रजा साहब सुजाता जी को कहते थे कि तुम सॉरी सुजाता जी रजा साहब को बोला करती थी कि वो उनके एंजल गार्जियन है। अब ये एंजल गार्जियन का मतलब होता है कि एंजल किसको कहा जाता है, देवदूत जो होता है ना, कोई फरिश्ता देवदूत जो होता है उसको बोला जाता है एंजल। और गार्जियन यानी जो कोई भी हमको सलाह मशवरा देता है, कोई अच्छी बातें बताता है, हमारे आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, हमारी तरक्की की कामनाएं करता है, उसको बोला जाता है गार्जियन। तो जैसे कोई देवदूत सुजाता जी को मिल गया जो एंजल गार्जियन है, ऐसे उन्होंने उनको टाइटल दे दिया था रजा साहब को। तो वो उनसे हमेशा उसलिए पूछा करती थी और उन्होंने अपनी जिंदगी की तरक्की जो भी की थी वो इनकी वजह से ही की थी। तो इस तरह से एंजल गार्जियन थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2000 के बाद में जब वो थोड़े से बूढ़े से हो गए तो फिर सुजाता जी के एंजल गार्जियन सुजाता जी को अब रजा साहब बोलने लगे कि अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, क्योंकि अब तो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, तो मुझसे कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो तुम मुझे गाइड किया करो। तो अब जो है वो हमारी भूमिका जो है वो बदल गई है। भूमिका बदल जाना यानी पार्ट, जब जैसे आप लोग अभी देखो बच्चों, अभी आप हमसे पढ़ाई कर रहे हो, हम आपके जो है वो गुरु हैं। अब हम आज हमारे गुरु, आज हम आपके गुरु हैं, लेकिन फिर क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद में आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा बहुत अच्छा प्रोफेसर बन जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, उस वक्त तक हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि अब आप हमारे एंजल गार्जियन हो, या आप हमसे आगे बढ़ गए हो। तो क्या हो गई, अब भूमिका बदल गई। तो इस तरह से भूमिका जो है वो बदल गई है। तो यहाँ पर हमारा पाठ जो है वो पूरा पूरा हो जाता है। तो किसी को भी पूरे पाठ में से कोई भी अगर क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है अभी, हैंड रेस कर सकते हो, पूछ सकते हो किसी को, अगर इतने पाठ में कोई बात अगर पूछनी है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में अभी हम देखते हैं भाषा कौशल्य जो है वो, भाषा कौशल्य में हम देखते हैं कि भाषा कौशल्य में क्या होगा। आपको लिखने के लिए जो है वो सिर्फ आपको याद रखना है कि हस्तकला प्रदर्शनी जो है वो जैसे आपके यहाँ पर है और आप किसी मान्यवर को बुला रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने के लिए आपको आना चाहिए। ये सब जो है वो व्याकरण का पार्ट है, अगर आपको आता है आप लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। श्रवण में आपको दूरदर्शन या किसी भी जिसमें आपको सुनाई देता है ऑडियो, उसमें आप लोग किसी कलाकार के बारे में सुनेंगे और उसके बारे में आकर क्लास में सुनाएंगे। ये तो आप करते ही हो हमेशा, आपके कोई फिल्म स्टार वगैरह के भी बारे में बहुत बातें करते हो। पठनी में, अंतरजाल में यानी इंटरनेट पर आप क्या है, ग्राफिक वर्ड्स जो है उसमें पेंटिंग ग्राफ है और ये सारी जो चीज़ें हैं पेंटिंग से रिलेटेड, उसका हमारी ज़िंदगी में क्या वो होता है, काम आता है हमारी ज़िंदगी में, वो आप जो है वो देखेंगे। और अगर आपको आपकी पेंटिंग अच्छी है तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हो, आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। उसके बाद में अगला है, हम देखेंगे संभाषण। संभाषण यानी किसी प्रसिद्ध चित्र कलाकार को अपने उसके बारे में जो है वो आप उसकी चर्चा करेंगे।
उसकी चर्चा करना है आपको। प्रसिद्ध कोई भी चित्रकार है, कोई ड्राइंग आर्टिस्ट है, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। बहुत बड़े ड्राइंग आर्टिस्ट अभी हो चुके हैं, MF हुसैन साहब, जो अभी नहीं रहे, तो उनके बारे में भी आप जान सकते हो। अभी जो रिसेंट जो कलाकार हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हो। मौलिक सृजन यानी इसमें से हमने क्या वैल्यूज सीखे कि कला से प्राप्त आनंद अवर्णीय होता है। इस पर जो है आपको अपने मत लिखने हैं। आप क्या सोचते हो कला के बारे में? देखिए, जब भी हम बहुत दुखी होते हैं तो हम कोई गाना गुनगुनाने लग जाते हैं, या जिसकी अगर पेंटिंग अच्छी होती है, बहुत टेंशन में आता है तो वो कुछ पेंटिंग कर देता है। तो कला एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने दुख दर्द जो है वो हमारे टेंशन वगैरह को हम मिटा सकते हैं। तो इस बारे में आपके क्या राय है, आपके क्या मत है, ये आपको लिखना है, लिख कर बताना है इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो यहाँ तक के आप लोगों के सारे कार्य आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कुछ चीजें जो है वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी। यहाँ पर आपके गृह पाठ में मैंने बहुत सारी चीजें दी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको रजा साहब की जो है वो सारे जो भी उनकी विशेषताएं हैं वो याद रखनी है। तो जिसको भी अगर मालूम है उनकी विशेषताएं, तो वो विशेषताओं के बारे में जो हमने शुरू में पढ़ा था आप बता सकते हो। कोई जल्दी जल्दी बताएंगे, सिर्फ 4 विशेषताएं बतानी है। हमने उनका परिचय पढ़ा था, उसमें थी उन विशेषताएं। कौन बता सकता है विशेषताएं रजा साहब की? चलिए जल्दी बताइए। रजा साहब की विशेषताएं हमने उनकी परिचय में पढ़ी थी, गद्य संबंधी जो लिखा है ना उसमें। हाँ बताइए। छोटी से छोटी आदमी हुआ करती। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना। वेरी गुड, वेरी गुड। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना। दूसरा जल्दी जल्दी बताओ। और कौन बताएगा? जल्दी बताइए। 4 उनकी खासियतें बतानी है। गद्य संबंधी लिखा हुआ है ना, उसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप लोग याद रखेंगे इसमें क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। वो कौन से धर्म से ताल्लुक रखते थे? जल्दी, कौन से धर्म से ताल्लुक रखते थे रजा साहब? हेलो, रजा साहब कौन से धर्म से ताल्लुक रखते थे? ये आपको मैंने गृह पाठ के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप, हाँ सर बोला। मुसलमान। हाँ, मुसलमान धर्म से जो है वो ताल्लुक रखते थे। वेरी गुड। लेकिन उनका खासियत क्या थी कि वो सर्वधर्म समभाव, उनमें जो है वो सर्वधर्म समभाव था। फिर और एक खासियत उनकी थी, मानव मात्र से प्रेम रखते थे। सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, उसके बाद में युवा कलाकारों से। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखने के लिए मैंने शुरू में ही बोला था, तो आपने ध्यान में रखी ही होगी। तो ये आपको गृह पाठ में करना है। अगला कृति पूर्ण करना है आपको। दोनों में मिलकर जो है वो मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां जो की थी ना, तो वो कौन कौन से यहाँ पर की थी? दोनों ने मिलकर प्रदर्शनियां की थी, तो वो कहाँ कहाँ पर प्रदर्शनियां की थी, कौन से देश में की थी, वो देश के नाम लिखने हैं। हाँ, ये आपको पेज नंबर 17 पर मिल जाएगा। कोई बता सकता है? दुबई, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन।
वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन, वेरी गुड। उसके बाद में आपको सूची तैयार करनी है। पाठ में जो विविध देशों के नाम आए हुए हैं, विविध देशों के नाम अभी यहीं पे हमने जो लिखे 4 वो भी आ जाएंगे, और भी कोई देशों के नाम अगर आए हुए हैं आपको, तो वो पाठ में उसके सूची बनानी है। अभी यहाँ पे हमने लिखा मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन। इसके अलावा पाठ में और कोई देश का नाम है तो वो आपको उस सूची में लिखना है। अगला यहाँ पर है, पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं कौन सी है। चलो जल्दी बताओ, कौन सी भाषाओं के बारे में बताया हुआ है? कौन सी भाषाओं के बारे में बताया हुआ है? हाँ बोलिए जानवी। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसी। वेरी गुड जानवी, सो ग्रेट। तो ये सारी जो भाषा है उनके बारे में पाठ में बताया हुआ है। इसकी आपको सूची बनानी है, सूची बनानी है यानी लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये कृति जो है उसे पूर्ण करना है आपको। खाने की चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी, लिखा हुआ है ना उसमें। कौन सी चीजों पे, जल्दी जल्दी बताओ अभी, चलो जल्दी जल्दी। हाँ बोलो जानवी। दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी। वेरी गुड, दाल चावल। आप भी खाती हो ना ये सारी चीजें, बोलो सच जानवी। हेलो हेलो जानवी, आप भी ये सारी चीजें खाती हो या नहीं? ये चीजें हर एक बंदा जो है अपने घर में बना के खाता है। ये हर एक के घर में बनने वाली चीजें हैं और इजीली अवेलेबल है। जब कोई चीज नहीं रहती, हमको सोचते रहते हैं ना कि हम क्या बनाएं, तो मम्मी जल्दी से यही चीजें बना देती है, दाल चावल, आलू की सब्जी और रोटी, ठीक है। तो ये जो है वो हर एक के घर में बनता होगा। तो इस तरह से आपको ये सारी कृतियां जो है वो पूरी करनी है। उसके बाद उपयोजित लेखन में आपको क्या करना है, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। इस सुवचन पर जो है वो आपको 80 शब्दों का जो है वो एक लेख लिखना है, कहानी लिखनी है आपको। जहां चाह होती है वहां राह निकलती है ना। अब सुजाता जी अगर सोचती कि अगर मैं पेंटिंग बनाऊंगी तो पता नहीं मेरी पेंटिंग कोई देखेगा या नहीं देखेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाती थी ना। जब उन्होंने चाहा तो उनको रजा साहब जैसे अच्छे नेक इंसान मिले जिन्होंने उनको इतने आगे तक बढ़ाया। तो उनकी चाह थी, इसलिए उनकी राह निकल पड़ी। तो इसलिए सुजाता जी ने क्या किया, अपनी कहानी यहाँ पे लिखती है ना, अपने हमारे पाठ में आ गया उनका लिखा हुआ। तो इसी तरह से आपको ऐसा कोई लगती है बात, या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है, या आपने किसी के जीवन में घटी हुई घटना देखी है या सुनी है, तो वो कहानी आपको लिखनी है कि जहाँ चाह होती है वहां राह निकल आती है। तो इस पर आपको 80 शब्दों का एक कहानी लिखनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को तमाम चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों। पूरा के पूरा पाठ आप लोगों को ध्यान में आ गया बच्चों? मुझे जवाब देंगे? हेलो हेलो, हाँ बोलिए जानवी। हाँ, सब समझ आया। कोई बात ऐसी रह गई है जो आपको समझ नहीं आई? नहीं। वेरी गुड। बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया उनको पाठ। वेरी गुड। आप लोग इस पाठ को और एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और ये सारी कृतियां करके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पाठ पसंद आया होगा, और जो भी मैंने काम बताया है वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मैं आप लोगों का उसमें करेक्शन करके आपको वापस भेज दूंगी। बाय बाय।